वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मारिची। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बारिश से बचने के लिए एक जगह पर खड़ी है। तभी अचानक से एक अनजान आदमी आकर उसे धक्का दे देता है। इस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, साथ ही वो लड़की की लाश के पास एक खास तरह के फूल और एक शंख रखकर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें इंस्पेक्टर भैरव को दिखाते हैं जिनकी बीबी मोनिका की एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि ये सब कुछ वो सपने में देख रहे थे, यानी कि उनकी बीवी की मौत इस तरह से हुई थी जिसे वो आज भी याद करते हैं। अब अगली सुबह भैरव को उनके सीनियर का फोन आता है। वो बताते हैं शहर में एक साइको किलर लोगों को मार रहा है। तुमने वो मशरूम फेस्टिवल में जहरीले मशरूम वाला केस तो सुना होगा जो हाल ही में हुआ था। ये जो अभी दूसरा केस हुआ है वो उसी केस से संबंधित है। पहला खून डॉक्टर हर्षवर्धन का हुआ था और ये दूसरा खून डॉक्टर पायल का हुआ है जो कि जंगल में ट्रैकिंग पर गई थी। इसीलिए जल्दी वहां पर पहुंचो और अब ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स मर रहे हैं तो मीडिया की इस पर नजर होगी। अपने सीनियर की बात सुनकर भैरव तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां से पता चलता है कि पायल को धक्का देने के बाद उसके सर पर पत्थर से वार किया गया था, साथ ही उसके हाथों को भी एसिड से जलाया गया है। और जैसे हर्षवर्धन की लाश के पास से एक खास तरह के फूल और एक टाइगर टॉय मिला, उसी तरह यहाँ पर भी खूनी ने सेम वही फूल और एक शंख रखा है। अब जिसका क्या मतलब होगा ये तो ये समझ नहीं पाते। हालांकि ये फूल भगवान शिव को चढ़ाने के काम आते हैं और इस जगह पर तो ये पाए भी नहीं जाते। ये सारी डिटेल्स लेने के बाद भैरव बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ सीन होता है शिफ्ट, आर्यन और यकीरा नाम के कपल पर जो कि लिव इन में साथ रहते हैं। जहाँ पेशे से यकीरा एक डॉक्टर है तो आर्यन एक स्टॉक ट्रेडर। ये दोनों कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मंगलोर जाने वाले थे। इधर भैरव को पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर बताता है कि जिस एसिड से पायल के ओंठ जलाए गए हैं वो किसी को इतना आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत ही रेयर है। फिलहाल पायल की बॉडी के पास जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो बराबर नहीं थे, यानी उनकी गहराई में अंतर था, जिसका मतलब खूनी या तो लंगड़ा है या फिर उसके पैर में कोई दिक्कत है। जाहिर है ये कोई साइकोपैथ ही कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी इन लोगों से कोई दुश्मनी रही होगी या फिर बस वो अपने मजे के लिए खून कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी था। फिलहाल इसी बीच हम यकीरा को देखते हैं जो कि आर्यन के साथ मंगलोर के एक प्राइवेट बीच पर है। यकीरा देखती है कि इस बीच पर डॉक्टर रमन राव भी आए हुए हैं। वो भी उसी सेम हॉस्पिटल में थे जिसमें यकीरा है, इसलिए वो रमन राव को जानती थी। साथ ही वो देखती है कि आर्यन रमन राव से कुछ बात करके चला जाता है। उसे लगता है कि हो सकता है आर्यन उनको जानता हो। फिलहाल वो अंदर चली जाती है। अब रमन राव के आसपास कोई नहीं होता। तभी एक मास्क वाला आदमी रमन राव के मुंह में जबरदस्ती मधुमक्खी से भरी बोतल डाल देता है, जिन मधुमक्खियों की वजह से रमन राव की फिर मौत हो जाती है। फिर वो किलर वही फूल और 2 गिलास रखकर चला जाता है। अब इस खून के बारे में जैसे भैरव को पता चलता है वो अपने जूनियर्स भरत और मैत्री के साथ मंगलोर आ जाता है। अब उसे जब पता चलता है कि ये प्राइवेट बीच में हुआ है तो वो रिजॉर्ट में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कहता है कि पूछताछ होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर रमन राव की मौत मधुमक्खियों के कटने से हुई थी। उनके काटने से उनके मुंह में सूजन आ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसी बीच आर्यन और यकीरा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जिसके पहले यकीरा के पास एक अनजान कॉल आता है जिसमें कोई उससे कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बताया कि तुमने रमन राव को देखा था तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को एक साथ मार डालूंगा। अब पुलिस स्टेशन में भैरव के पूछने पर दोनों ही कह देते हैं कि हमने रमन राव को नहीं देखा। यहाँ आर्यन और यकीरा झूठ बोल देते हैं। अब यकीरा रमन राव को पहले से जानती थी, फिर भी उसने रमन राव को नोटिस नहीं किया। ये बात भैरव को बहुत अजीब लगती है, पर वो उन्हें जाने देता है। अब दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि हम तो सिर्फ वहां पर एंजॉय करने गए थे, कौन फंसेगा इस लफड़े में। बाकी आर्यन से यकीरा ये भी पूछती है कि तुम वहां किससे बात कर रहे थे। आर्यन कहता है कि बस यार ऐसे ही कैजुअल बातचीत कर रहा था, कुछ खास नहीं था। और अब धीरे धीरे ये केस काफी पेचीदा होने लग जाता है, सुलझता ही नहीं। भैरव अब भरत से कहता है कि पायल, हर्षवर्धन और रमन राव के बैकग्राउंड के बारे में सब पता लगाओ। साथ ही ये भी देखो कि इन लोगों ने हाल ही में साथ मिलकर कोई काम या कोई ऑपरेशन किया था। साथ ही रमन राव के बेटे बेहू के बारे में पता करो, उसका अपने पिता से कैसा रिश्ता है, उनके घर कब कौन आता है, कब कौन जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। अब ये सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद भैरव भरत और मारुति के साथ जब मंगलोर से वापस जा रहा होता है तभी वो एक जगह से गुजरते हैं जहां पर कोई बाबा किसी लड़की की झाड़ फूक कर रहा होता है। भैरव उस लड़की की माँ से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, इस लड़की को डॉक्टर पर दिखाओ, ना कि किसी ऐसे बाबा को। अब लड़की की माँ भी बताती है कि सर बहुत दिखाया पर कोई फायदा हुआ नहीं। ये जब भी चावल या कोई मीठी चीज खाती है तो इसे पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे परिवार पर एक शाप है और इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब भैरव तो ये सारी शाप वगैरह की चीज को कुछ नहीं मानता। इस पर मैत्री उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि सर रहने दीजिए, इन लोगों को इस बाबा में श्रद्धा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और फिर ये बात मानकर भैरव अपने साथियों के साथ चला जाता है वहां से। फिर जब वो घर आता है तो इसी बारे में सोच रहा होता है कि जब हर्षवर्धन का खून हुआ तो उसके पास एक टाइगर मिला। टाइगर अब जू या फिर जंगल में पाया जाता है, तो अगली मौत जंगल में पायल की हुई जिसके पास शंख मिला जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो इसके बाद रमन राव की जान समुद्र पर हो गई, यानी कि बीच पर। उसके पास 2 गिलास मिले। अब इन गिलास का क्या मतलब है ये भैरव को समझ नहीं आ रहा था,
लेकिन इतना तो साफ है कि खूनी किसी को मारने के बाद इन चीजों के माध्यम से अपने अगले शिकार या खून के बारे में जरूर बता देता है। साथ ही ये सारे खून ऐसी जगह पर हुए जहां खूनी को कोई देख नहीं पाया, ना ही कोई सीसीटीवी मौजूद था। खूनी को ये भी पता है कि किसकी क्या पसंद है, कौन क्या खाने वाला है, वगैरह वगैरह। और जाहिर सी बात है ये सारी जानकारी उसे सोशल मीडिया से ही पता चली होगी। आजकल लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने बारे में लोगों को खूब बताते रहते हैं। सोचने वाली बात तो ये कि उसका अगला शिकार कौन होगा। अब अगले दिन भरत भैरव से कहता है कि हमने उनके बेटे बेहू के बारे में पता किया। माँ के मरने के बाद से ही वो अपने पिता रमन राव के घर पर ही रहता है। हालांकि वो कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है तो ज्यादातर उसी में बिजी रहता है। स्वभाव से देखा जाए तो बहुत सीधा है। बाकी रमन राव तो अक्सर मेडिकल कैंप्स वगैरह करते रहते हैं। तो उन कैंप्स में से एक में रमन राव, हर्षवर्धन, पायल और डॉक्टर जोसेफ ने साथ मिलकर काम किया था। अब ये सारी बात सुनने के बाद रात को भैरव जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से आगे किसी को रोका गया है। फिर वो यहाँ पर अपनी बेबी मोना के बारे में सोचने लगता है, जिस पर अपने काम की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था उस समय। साथ ही समय न बिताने की वजह से इनके रिश्ते में खटास आ गई थी। फिर एक दिन जब भैरव घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने काफी ज्यादा पी रखी है, जिस कारण वो अपनी बीवी को काफी सुनाता भी है। हालांकि वो उस समय कहती है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया है, मगर भैरव उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो ठीक से उस समय खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब दूसरी ओर हमें यकीरा को दिखाया जाता है, जो कि आर्यन से शादी करने को कह रही होती है। आर्यन भी कह देता है कि देखो मैं अभी मेंटली शादी करने को तैयार नहीं हूँ, बाकी ये मेरा वादा है, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें धोखा दूंगा। रही बात शादी की तो वो तो हम कभी भी कर लेंगे। अब आर्यन को कुछ काम था तो वो बाहर चला जाता है। इसी दौरान टीवी पर न्यूज आती है और यकीरा को पता चलता है कि एक सीरियल किलर कुछ डॉक्टर्स को मार रहा है। अब ये देखकर यकीरा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि वो भी डॉक्टर है। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन में इस बारे में बताने के लिए निकलती है तभी फिर से उसे एक फोन आता है, जिसके दूसरी तरफ से कोई उसको कह रहा होता है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो जिस बात का तुम्हें डर है वो सच हो जाएगा, इसीलिए चुपचाप वापस आ जाओ। और इस कॉल से यकीरा डर कर वापस आ जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में कैंप की फोटो को भैरव दोबारा से देखता है तो उसके दिमाग में एक चीज आती है कि अगला नंबर डॉक्टर जोसेफ का हो सकता है। अब उन्हें खूनी कहाँ पर मारेगा या किस तरह मारेगा, ये सोचना था बस इन्हें। साथ ही जोसेफ का फोन भी लगातार ऑफ आ रहा था। अब भैरव रमन राव के पास जो ग्लास मौजूद थे उसे मंगवाता है। अब उनको दोबारा देखता है तो तब भी कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है इन ग्लास का। लेकिन गलती से जब वो ग्लास को प्रोजेक्टर के आगे रखता है तो उसमें एक स्कल दिखाई देता है, जिसका साफ मतलब है कि जोसेफ किसी हेलोवीन पार्टी में जाने वाला है और वहीं पर खूनी उसे मारेगा। और हेलोवीन तो आज ही था, तो पुलिस शहर में हो रही सभी हेलोवीन पार्टी में जोसेफ की तलाश करने लग जाती है, जो कि फॉर्चुनेटली उन्हें मिल भी जाता है। इस पार्टी में यकीरा और आर्यन भी आए हुए थे। अब जोसेफ से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है, तो वो कहता है अरे कुछ नहीं, बस मैंने 2 दिन पहले ही अपना नंबर चेंज किया है। फिर भैरव उसे बताता है कि आपकी जान को यहाँ पर खतरा है। इसी बीच एक लड़की भैरव और जोसेफ के लिए ड्रिंक लेकर आती है। भैरव तो ड्रिंक लेने से मना कर देता है, पर जोसेफ ड्रिंक ले लेता है। फिर भैरव जोसेफ से उस कैंप के बारे में उससे पूछता है जिसमें उसने बाकी के 3 डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम किया था। अब ये कैंप जिस गांव में हुआ था वहां पर कुछ खास तो नहीं हुआ था, पर वहां इन चारों के अलावा डॉक्टर यकीरा भी मौजूद थी। दरअसल उसी ने ये फोटो ली थी और इसी कारण वो फोटो में मौजूद नहीं है। अब ये जानकर भैरव यकीरा के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो इस पार्टी में आई थी लेकिन जल्दी चली गई। इसी दौरान जोसेफ अपनी ड्रिंक को पीता है जिसमें जहर है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ फूल के साथ आर्टिफिशियल आइस क्यूब भी मौजूद होता है, यानी कि फिर से उसने पुलिस के सामने ही अपने शिकार को मार दिया। पुलिस जल्दी से बाहर जाती है, जहां उन्हें बाउंड्री के ऊपर लगे ग्लास में किसी का खून लगा मिलता है, मतलब कि अभी खूनी यहाँ से भागा था। जल्दी ये लोग लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अब यकीरा को ढूंढने में लगे होते हैं, जो कि अगली सुबह हॉस्पिटल में होती है। तो भैरव जल्दी से वहां के लिए निकलता है। इधर हॉस्पिटल में यकीरा को वो खूनी कोल्ड स्टोरेज में लॉक करने के बाद उसका तापमान कम कर देता है, जिससे बेचारी यकीरा की भी मौत हो जाती है। तो आर्टिफिशियल आइस क्यूब का मतलब था ठंड से। ये सारे खून होने के बाद पुलिस आर्यन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके फ्लैट में इन्हें उसी फूल के पौधे मिले थे जो कि खूनी सबको मारने के बाद छोड़ जाता है। बाकी यकीरा के पास कोल्ड स्टोरेज के बाहर उसने सिर्फ फूल छोड़े थे, मतलब कि खूनी का बदला पूरा हो गया, अब वो आगे खून नहीं करेगा। आर्यन अब भैरव के पूछने पर बताता है कि वो पौधा तो मेरी माँ ने मुझे भेजा था ताकि इसके फूल में भगवान को चढ़ा पाऊं। मेरा इन सारे खून से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और मुझे यकीरा को आखिरी बार देखने दीजिए। लेकिन पता नहीं भैरव को उस पर अभी भी शक हो रहा होता है। भैरव उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ भैरव आर्यन के डीएनए को जोसेफ के क्राइम स्पॉट पर जो कांच में लगा खून था उससे मैच करवाने को बोलता है, पर आर्यन का डीएनए मैच नहीं होता, जिस कारण उसे आर्यन को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आर्यन आखिरी बार यकीरा को न देख पाने से काफी दुखी था, जिस बात का बुरा भैरव को भी लगता है और वो बौखला कर एक फाइल नीचे फेंक देता है जिसमें कोल्ड स्टोरेज लिखा हुआ था।
तो ये देखकर भैरव तुरंत रमन राव के बेटे बेहू को फोन करके उनके कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसके बारे में लैपटॉप पर होगा। भैरव भी कह देता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। अब जब तक वो बेहू के पास पहुंचता, वही मास्क वाला आदमी बेहू के घर पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो मास्क वाला आदमी भाग खड़ा होता है। अब भैरव बेहू की हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है और फिर वो बेहू के कहने पर गुलदस्ते में लगे फिंगरप्रिंट्स को निकालता है। पर फिंगरप्रिंट्स तो आते ही नहीं, मतलब कि उस आदमी ने अपने हाथ जलाए हुए थे ताकि कोई फिंगरप्रिंट मिले ही ना। वेरी स्मार्ट। बेहू तो ठीक हो जाता है, लेकिन चोट गहरी होने की वजह से उसे बेड रेस्ट दिया जाता है, यानी कि वो जो भी रिसर्च वगैरह जंगल के पेड़ पौधों पर करता था वो कुछ महीनों के लिए उसे नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो इन्हें खूनी का पता लगाना जरूरी था, तो भैरव रमन राव के कोल्ड स्टोरेज को चेक करवाता है, जिसमें उन्हें उसी कैंप की कुछ फोटोज मिलती है। असल में हुआ यह था कि उस गांव के एक परिवार के लोगों को चावल, चॉकलेट या कोई भी मीठी चीज खाने की वजह से शराब का नशा हो जाया करता था। जब रमन राव ने पता लगाया तो उन सभी ने कभी न कभी एक दवा किसी शॉप से खरीदी थी। असल में गांव या छोटे इलाकों में मामूली सर दर्द, बुखार या पेट दर्द जैसी तकलीफों के लिए लोग ऐसे छोटे मोटे मेडिकल शॉप से दवा खरीद लेते थे, और होता भी ऐसा है गांव में वैसे। पर यही चीज यहाँ पर भी हुई, पर इस दवा में कुछ जरूर था। इस दवा की वजह से सभी के अंदर ABS सिंड्रोम नाम की बीमारी पैदा हो गई, जिसमें शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल में बदल जाता है। तभी चावल और कुछ मीठा खाने की वजह से इन लोगों को नशा हो जाता था और इन्हें अपना शरीर बहुत भारी लगता था। साथ ही ये दवा कहीं भी नहीं मिलती है, बल्कि इसे उल्टा किसी बहुत ही काबिल इंसान ने बनाया होगा जिसे मेडिकल का पूरा नॉलेज हो। उस समय ये बात रमन राव को पता चल गई थी, जिस कारण खूनी ने उनके साथ सभी को मारना सही समझा। लेकिन जिन भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा था वो सभी एक ही परिवार के थे या उनके रिश्तेदार थे, फिर चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग। अब भैरव भरत और मैत्री को उस गांव में जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि पता करो ये लोग किससे और किस दौरान वो दवाइयां खरीदते थे। और मुझे लगता है कि उस दिन जो बाबा उस लड़की का झाड़ फूक कर रहा था वो लड़की भी इसी चीज से पीड़ित थी। साथ ही उस परिवार और उनके रिश्तेदारों के बारे में पता करो और ब्लड सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट मंगवाओ। बाकी अब मुझे भी उस गांव में किसी से मिलना है। अब ये केस मैं हल करके रहूंगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल हो गया है। असल में भैरव की बीवी भी नशे में गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट में मारी गई थी, इसलिए उसके मरने के बाद पहली बार भैरव मोना के माता पिता के घर जाता है, जो कि उसी गांव में रहते थे। दरअसल मोना और भैरव ने लव मैरिज की थी, इसलिए भैरव कभी भी उनके घर नहीं जाता था। उसे मोना के परिवार वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को माफ कर दिया था, इसलिए वो कभी कभी उनसे मिलने जाती रहती थी। मोना के पिता ने एक बार बुखार होने पर मोना को दुकान से टैबलेट ला कर दी, और ये वही टैबलेट थी जिसके बारे में पता करने के लिए भैरव यहाँ पर आया है। इस टैबलेट की वजह से मोना चावल या कोई मीठी चीज खाने के बाद नशे में हो जाती थी। इसी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। अब यहाँ भैरव पूछता है कि ये सब आपके घर परिवार में कब से शुरू हुआ, क्या आपको इसका कारण पता है? मोना की माँ बताती है कि ये शाप होने से 1 साल पहले यहाँ पर शेट्टी परिवार हुआ करता था। इस परिवार में 2 भाई थे, नागा शेट्टी और सीताराम शेट्टी। नागा शेट्टी की 2 बेटियां थी, सुरभि और मेघा। साथ ही सीताराम की एक बेटी और एक बेटा था, जिनका नाम था सुहाना और रिकी। अब सुरभि और सुहाना की उम्र तो एक थी और मेघा और रिकी की उम्र भी एक ही थी, तो इस वजह से इन लोगों की आपस में बहुत बनती थी। लेकिन सुरभि और सुहाना जब भी कॉलेज जाते थे तो उन्हें पटेल परिवार के 2 लड़के अक्सर छेड़ते रहते थे। दोनों लड़कियों ने उन्हें नजरअंदाज करना ही सही समझा, क्योंकि इनकी पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 6 महीने बचे हुए थे, जो कि दोनों पूरी भी कर लेती हैं। फिर एक दिन जब लड़के वाले शादी के लिए सुहाना और सुरभि को देखने आने वाले थे, तो उसी दिन ये दोनों मेघा के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी इनका रास्ता वही दोनों लड़के रोक लेते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम अगर इस गन्ने के जूस को पी लोगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। अब हुआ यह था कि जूस में उन्होंने शराब मिलाई थी। वो दोनों गुंडे इनको पीकर भी दिखाते हैं। अब इनसे पीछा छुड़ाने के लिए दोनों लड़कियां जूस पी लेती हैं। अब इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा थी, तो ये लोग वहीं पर गिर पड़ती हैं। फिर इतना भी काफी नहीं था इन लोगों के लिए, ये लोग मेघा को भी शराब पिला देते हैं, जिससे उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब यहाँ रिकी आकर मेघा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसी बीच दोनों लड़के पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं कि दोनों लड़कियां नशा करके खेत में पड़ी हुई मिली, जिससे शेट्टी परिवार के लोग बदनाम हो गए। दोनों लड़कियों को इस हालत में देखकर सीताराम और नागा शेट्टी उन्हें काफी डांटने लगे। इस अफवाह के कारण इन लड़कियों का रिश्ता भी टूट चुका था। अब इनके परिवार वाले दोनों लड़कियों को कमरे में बंद कर देते हैं। इधर अब डॉक्टर सीताराम से बताता है कि मेघा ने शराब पी थी, जिस कारण वो गिर पड़ी और उसके सर पर चोट लग गई, जिसमें से खून बहुत ज्यादा आया और हम उसे बचा नहीं पाए। अब मेघा की बॉडी में शराब थी। ये जानकर सीताराम समझ जाता है कि जबरदस्ती तीनों को शराब पिलाई गई है, क्योंकि इतनी इजीली उन्हें शराब कैसे मिल सकती है इतनी छोटी बच्ची को। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दोनों लड़कियों ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब सीताराम इसके बाद नागा शेट्टी और रेकी के साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। तभी इनका एक्सीडेंट करके पटेल के परिवार मारने की कोशिश करते हैं। इस एक्सीडेंट में सीताराम तो मर गया, नागा शेट्टी का एक पैर टूट गया
और रिक्की भी बड़ी मुश्किल से बच गया। अब इस केस को पुलिस पटेल भाइयों के कहने पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दिखाकर बंद करा देते हैं, क्योंकि पुलिस ने पैसे खा लिए थे। फिर नागा शेट्टी रिक्की को लेकर शहर छोड़कर चला गया, लेकिन 6 महीने के बाद वो वापस लौटा। उन्होंने एक दुकान खोली। अब पटेल भाइयों की बात करें तो वो मोना के मामा के लड़के थे। उस घटना के कुछ टाइम के बाद गाड़ी चलाने की वजह से पटेल भाइयों की भी मौत हो गई। और अब आगे मोना की माँ बताती है कि 15 सालों के बाद हमारे परिवार में इस अनजान बीमारी ने जन्म लिया और सभी की मौतें होने लगी, जिसमें ज्यादातर बच्चे भी शामिल थे। जाहिर है शेट्टी के परिवार का शाप लगा होगा हमें। यहाँ भैरव समझ चुका था कि इसी बदले का शिकार हुई उसकी बीवी मोना, तो वो एक बस कंडक्टर की मदद से नागा शेट्टी को ढूंढ लेता है। नागा शेट्टी पूछने पर बताता है कि सारे खून मैंने ही किए हैं, उस दवा को भी मैंने ही बनाया और पटेल के रिश्तेदार और परिवार को दे दिया। जिस बारे में उन डॉक्टर्स को पता लग गया था तो मुझे उन्हें भी मारना पड़ा। बाकी बेचारा बेहो तो फालतू में इन सबके पीछे आ गया था। उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसकी वजह से मैं पकड़ा जाता। मैंने ही लाश के पास तो फूल और बाकी चीजें छोड़ी ताकि तुम लोगों को लगे कि ये किसी साइको का काम है। यहाँ पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सभी को मारा, लेकिन दिमाग किसी और का था, क्योंकि तुम्हारा पैर खराब है इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। बाकी वो दवा तो तुम नहीं बना सकते, उसे जरूर किसी पढ़े लिखे मास्टरमाइंड आदमी ने बनाया होगा। और रही बात बेहू की, वहां हमें फिंगर मार्क्स मिले, ना कि फिंगरप्रिंट्स, यानी कि वो जो भी है उसने बेहू पर हमला किया, उसके हाथ जले होंगे, पर तुम्हारे हाथ तो सही सलामत है। अब यहाँ भैरव जब उसे मारता है तब जाकर नागा शेट्टी बताता है असल में रिक्की का काम है ये, उसने अपनी बहनों का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। वो शुरुआत से ही होशियार था, इसी वजह से उसने MBBS के साथ काफी और पढ़ाई की और इस दवा को बनाया जो इंसान के शरीर के अंदर शराब बना सकती है। उसी की दवा की वजह से हमारा बदला पूरा हुआ। बाकी उस रात जोसेफ के साथ आपको मारने का भी मेरा प्लान था, पर आपने ड्रिंक नहीं पिया। पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले बेंगलोर हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से रिक्की मारा गया है। आप चाहो तो जाकर देख लो। अब भैरव को यह भी पता चलता है कि नागा शेट्टी को दिल की कोई बीमारी है, फिर भी उसने पेसमेकर डिवाइस लगाया होता है जिसमें एक ट्रांसमीटर मौजूद था, और उस ट्रांसमीटर के जरिए नागा शेट्टी ने रिक्की को भागने को बोल दिया था। उस रात कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अब भैरव उसी ट्रांसमीटर के सिग्नल को ट्रेस करके रिक्की तक पहुंच जाता है, जो जाने से पहले उन्हीं खास फूलों को मेघा की कब्र पर रख रहा होता है। यहाँ पहुंचकर भैरव उसे काफी मारता भी है, लेकिन रिक्की को कोई पछतावा नहीं था, उसका बदला पूरा हो चुका था। वो यहाँ पर एक और चीज बताता है कि वो जब मेघा को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने मेघा को गलती से एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे दिया, जिस कारण वो मारी गई, और डॉक्टर ने उसकी मौत का कारण कुछ और ही बता दिया। वो मैं ही था जिसने यकीरा को रोका। अब रिक्की ने भैरव के आते ही जहर खा लिया था, इससे उसकी जान जाने वाली थी। यहाँ भैरव रिक्की से कहता है कि तुमने ये जो किया है वो पाप है, तुमने उस बेहू की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसके सपने काफी बड़े थे। तुम्हारी वजह से आर्यन बेचारा डिप्रेशन में है आज, और मैं जो अपनी बीवी को मरने के बाद भी गलत समझता रहा कि उसने उस दिन शराब पी थी तभी वो मरी, पर उसने तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हें लग रहा है कि तुमको मरने के बाद शांति मिलेगी, बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी तुम्हें, बल्कि तुम तो नरक में जाओगे। इतना कहकर भैरव अपनी पत्नी को याद करते हुए काफी रोता है, क्योंकि रिक्की अब मर चुका है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।